हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 88 करने जा रहे हैं। आई हैव हर्ड कि ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है एंड ये हार्ड मार्क भी है, बट हम इसको बड़े आसानी से 3 अप्रोचेस से बना लेंगे। ठीक है, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, 3D बॉटम अप, उसी को फिर 2D बॉटम अप पे बनाएंगे। लीड कोड 1463। ठीक है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मैं आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा इस क्वेश्चन को। एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है, लेकिन वो ईजी वर्जन है। वो है मिनिमम फॉलिंग पाथ सम। ये ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको देखोगे तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक ग्रिड दे रखा है m×n का, और उसमें ना जो वैल्यूज है वो चेरीज का काउंट बता रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि दो रोबोट है। एक रोबोट 0,0 पे बैठा हुआ है, एक रोबोट 0,(-1) पर बैठा हुआ है। ठीक है, और रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज कलेक्शन यूजिंग बोथ रोबोट्स बाय फॉलोइंग द रूल्स बिलो। ठीक है, कितना मैक्सिमम चेरीज ये लोग कलेक्ट कर पाएंगे उसका काउंट आपको भेजना है। ये फॉलोइंग रूल्स उनको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर कोई रोबोट i, j पर खड़ा है ना, तो अगर उसको नेक्स्ट रो में जाना है, क्योंकि देखो वो दोनों रोबोट अभी स्टार्टिंग रो में है। देखो 0,0 और 0,(-1). एक रोबोट यहाँ है, एक रोबोट यहाँ पर है ना। तो अगर उनको नीचे जाना है तो वो 3 तरीके से ही जा सकते हैं। या तो i+1 तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए रो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। लेकिन ये अगर उनको कॉलम वो चूज़ कर सकते हैं, या तो j-1 कॉलम में जाएंगे इधर, या तो नीचे ही चले जाएंगे, या तो राइट वाले कॉलम में जाएंगे। इसका भी सेम ऑप्शन है कि ये या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ जा सकता है। ठीक है, वेन एनी रोबोट पासेस थ्रू अ सेल इट पिक्स अप ऑल दी चेरीज। किसी सेल में गया, वहाँ पर जितने भी चेरीज थे ना उसको वो उठा लेगा, एंड द सेल बिकम्स एम्प्टी। ठीक है, वेन बोथ रोबोट स्टे इन द सेम सेल ओनली वन टेक्स द चेरीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान के चलते हैं कि समहाउ यहाँ पर कोई सेल था, और ये रोबोट मूव करते 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 यहाँ आ गया, और ये रोबोट ही मूव करते करते यहाँ पर आ गया, तो देखो दोनों रोबोट इस सेल पे खड़े हो गए। तो यहाँ पर जो चेरी है ना वो एक ही बार काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 5 चेरीज थे तो इसने उठाए तो 5 हमने काउंट किया, और इसने उठाया तो फिर से 5 काउंट किया। ऐसा नहीं होगा, वो एक ही बार काउंट होगा। एंड आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या है बोथ रोबोट्स कैन नॉट मूव आउटसाइड ऑफ द ग्रिड एट एनी मोमेंट, है ना। दो, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये रोबोट जो है आउटसाइड ऑफ द ग्रिड नहीं जा सकते। बोथ रोबोट शुड रीच द बॉटम रो इन ग्रिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई दोनों रोबोट को ना बॉटम ऑफ द ग्रिड तक पहुंचना है, मतलब ये लास्ट रो तक तो पहुंचना ही है उनको। ऐसा नहीं कि बीच में रुक सकते। ऊपर से नीचे जाने तक में जितना मैक्सिमम उन्होंने चेरी इकट्ठा किया उसका आपको काउंट भेजना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर 24 कैसे है। जैसे मान लो ये रोबोट 1 यहाँ पर है और रोबोट 2 यहाँ पर है। तो देखो रोबोट 1 यहाँ पर गया, उसने 3 उठाया क्योंकि ये यहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये नीचे गया तो इसने 2 उठाया, इसने 1 उठाया था, और इसके बाद ये लेफ्ट चला जाएगा, यहाँ पर ये 5 उठा लेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या होगा, ये रोबोट इसको उठा लेगा, और ये रोबोट इसको उठा लेगा। ठीक है, ये रोबोट इसको उठा लेगा, ये रोबोट इसको उठा लेगा। तो देखते हैं टोटल कितने चेरीज इकट्ठे हुए। रोबोट 1 का देखते हैं, 3 + 2 + 5 + 2। रोबोट 2 का देखते हैं, 1 + 5 + 5 + 1। कितना हो गया टोटल? 24 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 2 7 2 9 3 12, 5 1 6, 5 11 1 12, 12 12 24 हो गया। आंसर 24 है इसका। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। बहुत हद तक आपको मिनिमम फॉलिंग पाथ सम का याद आ गया होगा, मैंने जो सॉल्व किया था, मेरे वीडियो भी है इस पर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इंट्यूशन से समझेंगे। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भाई ग्रीडी क्यों फेल करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इंसान ग्रेडी ही चेक करता है, राइट। तो मुझे पहले ही स्टेप में पता चल गया था कि ग्रेडी क्यों फेल हो रहा है। देखो पहले स्टेप में ही आप पकड़ लोगे। देखो कैसे, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, रोबोट 1 है, ये रोबोट 2 है। अब देखो रोबोट 1 जो है उसके पास 3 ऑप्शन है। एक तो ये लेकिन आउट ऑफ बाउंड है, एक नीचे, और एक ये। इसके पास भी 3 ऑप्शन है, एक ये और एक आउट ऑफ बाउंड है, इधर नहीं जाएगा। तो आप खुद बताओ अगर रोबोट 1 को मैं बोलूँ भाई जहाँ मैक्स है उधर ही चले जा, मतलब मैं बोल रहा हूँ ग्रीडी पाथ फॉलो करो, ग्रीडीली फॉलो करो, जिधर मैक्स चेरी दिख रहा है उधर भाग जाओ, तो रोबोट 1 यहाँ भाग जाएगा, मान के चलते हैं। अब रोबोट 2 यहाँ पर जब आएगा उसको भी तो मैक्स यही दिख रहा है, 5 और 1 में रोबोट टी के लिए मैक्स 5 है। तो ये भी इधर अगर आ गया तो याद करो 2 बार 5 आया, तो एक ही बार काउंट करना है इस सेल को।
ये वाला जो सेल है, एक बार 5 आया रो 1, क्योंकि रोबोट 1 वहाँ पर गया, रोबोट 2 भी उधर ही चला गया, तो उसको मैं एक ही बार काउंट करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से वही होगा कि रोबोट 1 मैक्स के पास जाएगा, इधर चला गया, मान लेते हैं रोबोट 2 यहाँ चला गया। ठीक है, तो आपको एक नुकसान दिख रहा है कि आपको मैक्सिमम आंसर नहीं मिलेगा, है ना। और मैक्सिमम क्यों नहीं मिलेगा वो भी आप खुद से यहाँ समझ लो। आप देखो यहाँ पर अगर रोबोट 1 को मैं यहाँ भेजता और रोबोट 2 को यहाँ भेजता, तो देखो ये 2 भी मेरे पास आया था, 5 भी मेरे पास आया था। उसके बाद रोबोट 2 इसको लेता, रोबोट 2 इसको लेता, रोबोट 1, और ये इसको लेता और ये इसको लेता। ठीक है, तो देख रहे हो ये 2 मिस हो गया था हमारा। हमने लालच में रोबोट 1 को भी यहाँ भेज दिया, रोबोट 2 को भी यहाँ भेज दिया। अनफॉर्चुनेटली एक सेल को हम एक ही बार काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेडी तो इधर ही फेल हो गया, ग्रेडी तो हम बिल्कुल नहीं अप्लाई करने वाले। चलो चलो, ये चीज़ तो हमने पहले क्लियर कर लिया, ये अच्छा हो गया हमारे लिए कि ग्रेडी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि ठीक है ग्रेडी नहीं है तो फिर क्या अप्रोच लगाए, है ना। यही तो होता है, स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं होता है। तो आप खुद देखो, मान लेते हैं कि रोबोट 1 जो है ना, ऑब्वियसली रोबोट 1 0,0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन टफ क्यों हो गया ना, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पर, राइट, 2 लोग हैं। तो मान के चलते हैं रोबोट 1 जो 0,0 पर है। ठीक है, तो अब इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो इधर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो इधर जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली रोबोट 2 भी उस वक्त कहाँ पर है, 0,2 पर है। इसके बाद भी 3 ऑप्शन है, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, अगर रोबोट 1 ये वाला पाथ फॉलो करता है, ये वाला पाथ, ठीक है, तो मैं बाकी को इरेज कर देता हूँ, इन दोनों को इरेज कर दिया, तो रोबोट 2 ये के पास ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। अगर रोबोट 1 यहाँ ना जाके यहाँ जाता, तब भी रोबोट 2 के पास ये 3 पॉसिबिलिटी है, इधर इधर इधर। ये देख रहे हो, ये पूरा अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा अलग कॉन्फ़िगरेशन है, और ये भी पूरा अलग कॉन्फ़िगरेशन है। देख रहे हो, पॉसिबिलिटी है बहुत सारी कि अगर रोबोट 1 इधर जाता है तो रोबोट 2 या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर जाएगा। रोबोट 1 अगर इधर जाता है, रोबोट 1 रोबोट 2, तो रोबोट 2 इधर, या तो इधर, या तो इधर जाता है, जा सकता है। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। और अगर रोबोट 1 इधर जाता है तो रोबोट 2 के पास भी फिर से वही 3 ऑप्शन है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, रोबोट 1 के लिए हर एक पॉसिबिलिटी के लिए, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर के लिए यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो, अगर हम ये सारे पॉसिबिलिटी को दिखाएं अलग अलग करके, तो वो कैसा होगा। रोबोट 1 है ये, अगर ये इधर जाता, देखो पहले वाली की बात कर रहा हूँ इसका, तो इसके लिए देखो रोबोट 2 या तो इधर जा सकता है, या तो इधर, या तो इधर। तो देखो रोबोट 2 या तो इधर जा सकता है। दूसरा केस, रोबोट 1 इधर गया था, रोबोट 2 या तो इधर जा सकता है। तीसरा केस, रोबोट 1 इधर गया था, रोबोट 2 इधर जा सकता है। तो देख रहे हो 3 केस तो इधर ही से निकल के आ गया, है ना। रोबोट 1 जिस केस में रोबोट 1 यहाँ गया था। अब सेकंड केस में आता है जब रोबोट 1 नीचे गया था, है ना, जस्ट नीचे। तो रोबोट 1 अगर जस्ट नीचे गया तो रोबोट 2 के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो इधर जाए, या तो रोबोट 2 भी नीचे जाए, या तो रोबोट 2 राइट साइड जाए। ये भी, इसका भी 3 पॉसिबिलिटी निकल आया। अब इसका देखते हैं, इसके भी 3 पॉसिबिलिटी हैं। इसमें क्या हुआ था कि रोबोट 1 ना यहाँ गया था, तो इस बार भी रोबोट 2 के पास 3 ऑप्शन है। एक तो ये रोबोट 1 तो यहाँ गया था, एक ये रोबोट 2 के लिए, रोबोट 1 यहाँ गया था, रोबोट 2 भी राइट गया। तो देख रहे हो टोटल 9 पॉसिबिलिटी निकल कर आ गया, है ना। तो मैं आपको यहाँ बता, मैंने आपको ये बना के क्यों दिखाया, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दो, ये 0,0 पर था, ये 0,n-1 पर था। अगर ये पाथ हम लोग फॉलो करें तो मैं बोलूँगा कि ठीक है ये पाथ फॉलो करो, एक्सप्लोर करके आ जाओ, जो बेस्ट आंसर मिलता है मुझे भेजो। ठीक है, जो बेस्ट आंसर निकाल के लाते हो मुझे भेजो। फिर मैं बोलूँगा चल ठीक है तू ये पाथ फॉलो कर, और जो आंसर मिलता है निकाल के ले आ। फिर मैं बोलूँगा ये पाथ फॉलो कर और आगे जाओ और आंसर निकाल के लाओ। ठीक है, इसको ही बोलूँगा, आगे जाओ आंसर निकाल के लाओ, आगे जाओ आंसर निकाल के लाओ, एंड सो ऑन। सारे पॉसिबिलिटीज से आंसर आएंगे। इन सब में से जो मैक्सिमम होगा, मैक्स ऑफ ऑल, ऊपर में से 9 जितने 9 केसेस दिख रहे हैं ना, सब में से जो मैक्सिमम आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। काफ़ी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई ना, कि अगर R1 है
ठीक है, अगर वो इधर गया मान लेते हैं तो R2 भी हो सकता है इधर जाता, एक केस ये हो गया, या तो R2 इधर जाता, दूसरा केस ये हो गया, या तो R2 इधर जाता, तीसरा केस ये हो गया। तो इन तीनों से जो आंसर आया उनमें से जो मैक्स है मैंने स्टोर कर लिया। अब हो सकता था कि R1 उधर ना जाके इधर जाता, तब भी R2 के पास 3 पॉसिबिलिटी थे, इधर, इधर या तो इधर। इन तीनों पॉसिबिलिटी में जो बेस्ट आंसर आया उसको स्टोर कर लिया। तो हर केसेस में जो जो बेस्ट आंसर आता जा रहा है मैं उसको स्टोर कर लूँगा, जो अल्टीमेटली लास्ट में बेस्ट केस होगा वो मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी तो एक चीज़ बड़ा सिंपल क्लैरिटी मिल गया हमें कि ठीक है, बढ़िया है, एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ग्रिड पास करेंगे, रोबोट 1 मान लेते हैं I, J पर खड़ा था, और रोबोट 2 मान लेते हैं X, Y पर खड़ा हुआ था। ठीक है तो इसके बाद देखो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान के चलते हैं I, J है, तो ऑब्वियस बात है रोबोट नीचे ही उतरेगा ना, तो रो तो +1 होगा ही होगा, मतलब I+1 तो हमेशा होगा क्योंकि रोबोट को नीचे उतरना है। लेकिन कॉलम में 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो वो J में -1 करेगा ताकि लेफ्ट साइड चला जाए, या फिर J में कुछ नहीं माइनस करेगा, 0 माइनस करेगा, J का J ही रह जाएगा, या फिर J में +1 करेगा ताकि राइट साइड चला जाए। 3 पॉसिबिलिटी है, और हर इन 3 पॉसिबिलिटी के लिए रोबोट 2, ये मान लेते हैं रोबोट 1 का पोजीशन था, रोबोट 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटी है ना, कि अब देखो रोबोट 2 अगर X रो में है तो वो भी नेक्स्ट रो में ही जाएगा क्योंकि दोनों रोबोट को उतरना तो है ही नीचे, तो रो +1 तो होगा ही होगा दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ इस एक डिसीजन के लिए रोबोट 1 का, रोबोट 2 के लिए 3 डिसीजन है कि वो X+1 में तो जाना ही जाना है, मतलब नेक्स्ट रो तो जाएगा ही जाएगा। कॉलम का देख लेते हैं उसका कि वो या तो Y-1 में जाएगा, या तो Y में जाएगा, या तो Y+1 में जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि इस डिसीजन के लिए रोबोट 1 का, रोबोट 2 के पास फिर से 3 डिसीजन है, 3 पॉसिबिलिटी है, Y-1, Y+1, सॉरी Y एंड Y+1। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटी है रोबोट 2 के लिए। तो देख रहे हो हर एक पॉसिबिलिटी के लिए फॉर R1 रोबोट 1 3 पॉसिबिलिटी है रोबोट 2 के लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है लिखने का, देखो जो कॉलम है ना उसमें एक बार -1 हो रहा है, ठीक है, एक बार -1 ना होके कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलो कि एक बार -1 ऐड किया, एक बार 0 ऐड किया, और एक बार 1 ऐड किया, तभी तो J-1 निकला, फिर J निकला और J+1 निकला। तो इसको फॉर लूप में लिख देते हैं ना। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि मैं क्या करूँगा कि भाई जो भी वैल्यू है -1 से स्टार्ट करूँगा, और ऐसे मान के चल लो वैल्यू इज इक्वल टू -1, वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 तक जाएंगे, वैल्यू ++। ठीक है, -1 से स्टार्ट किया तो -1 होगा, उसके बाद ++ होगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद ++ होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 0 1। तो ठीक है, हम अपने कॉलम में ऐड करेंगे -1 0 1, है ना, J में ये तीनों ऐड करेंगे ना -1 0 1। लेकिन हर एक पॉसिबिलिटी के लिए रोबोट के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी है ना। तो इसके लिए दूसरी वेरिएबल लेते हैं, ये val1 है, तो उसके लिए लेते हैं val2 इज इक्वल टू -1, val2 इज लेस देन इक्वल टू 1, val2 ++। यहाँ तक क्लियर है? तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इससे सारे पॉसिबिलिटीज निकल जाएंगे, है ना। ये मेरा रोबोट 1 के लिए होगा, ये मेरा रोबोट 2 के लिए होगा, सारे पॉसिबिलिटीज निकल जाएंगे। देखो कैसे, जो J है ना, J प्लस val1 करोगे, है ना, तो क्या निकल जाएगा, J-1 निकल जाएगा जब val1 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, सिमिलरली Y प्लस val2, है ना। तो इससे देखो क्या हो रहा है, हर val1 के लिए, हर रोबोट 1 के एक स्टेप के लिए रोबोट 2 के पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल के टोटल 9 पॉसिबिलिटी निकल कर आ जाएंगे, है ना। -1 0 1 ये रोबोट 1 के लिए है, उसके हर -1 के लिए रोबोट 2 3 चालें चल सकता है, या तो वो भी -1 चले, या तो 0, या तो 1। ये -1 0 1 -1 0 1, इसीलिए मैंने डबल फॉर लूप लिख के सारे कॉम्बिनेशंस निकाल दिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या किया, नया कॉलम निकाल लिया, J प्लस val1 और Y प्लस val2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू कॉलम फॉर रोबोट 1, न्यू कॉलम फॉर रोबोट 2। ठीक है, और हमें नेक्स्ट न्यू रो तो दोनों के लिए सेम होगा, न्यू रो 1 इज इक्वल टू I+1, न्यू रो 2 इज इक्वल टू X+1,
है ना, मतलब दोनों, इसका रो ये था, इसका रो ये था, तो i+1 x+1 होगा। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है। इसके बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ पर सिंस अगर मान लेते हैं आप करंटली i, j पर थे, है ना, और ये x, y पर था, है ना, तो बस हम ये चेक कर लेंगे दोनों कहीं सेम सेल तो नहीं है ना। ठीक है, तो मैं ऐड कर लूँगा चेरी इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ i, j में जो भी वैल्यू है प्लस ग्रिड ऑफ x, y में जो भी वैल्यू, दोनों का चेरी को ऐड कर लिया। और यहाँ पे मैं चेक डाल लूँगा कि अगर सेम सेल है ना तो एक ही बार ऐड करना, ऑब्वियसली बात है, सेम सेल में एक ही ऐड करना, तो वो चेक मैं यहाँ डाल लूँगा। ठीक है, तो चेरी ऐड कर दिया। उसके बाद करंट सेल का तो मैंने ऐड कर लिया। अब मेरे पास जितने पॉसिबिलिटी है नीचे जाने के वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ से, ये पूरा फॉर लूप से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मतलब मैं फिर से एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर दूंगा कि भाई ग्रिड था, और रोबोट 1 के लिए क्या था, न्यू कॉल 1 और न्यू रो 1। रोबोट 2 के लिए क्या था, न्यू कॉल 2 और न्यू रो 2। भेज दिया। जो भी मैक्सिमम आएगा, है ना, एक वेरिएबल ले लेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सॉल्व प्लस, लास्ट में बस रिटर्न कर दूंगा जो भी मैक्सिमम आया आंसर में प्लस, और जो करंट चेरी मैंने करंट सेल से उठाया था चेरी। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप ध्यान दो, हमारा सिंपल सा फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये ग्रिड है, रोबोट 1 है वो रो 1 कॉलम 1 में है, और स्टार्टिंग में दोनों कहाँ थे, 0, 0 में थे। और जो रोबोट 2 है, ये R1 है, ये R2 है, वो रो 2 कॉलम 2 में, ये स्टार्टिंग में 0th रो पे है और n-1th कॉलम पे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें रिकर्शन लिखना है। बट अब एक चीज़ ध्यान दो यार, आपको ये चारों पैरामीटर की ज़रूरत है क्या? अगर आप ध्यान दो तो रो 1 जो है ना दोनों के लिए हर बार सेम होने वाला है, क्योंकि देखो रोबोट 1 यहाँ पर है, ये मेरा रो नंबर 0 है, रोबोट 2 यहाँ पर है, कॉलम तो मान लिया डिफरेंट है, चल मान लिया कॉलम डिफरेंट है, बट हर बार ये अगर इससे एक स्टेप बढ़ता है तो ये भी तो एक स्टेप बढ़ रहा है उसी वक्त बढ़ रहा है, तो दोनों के लिए रो एक साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब हर बार रो 1 की वैल्यू रो 2 की वैल्यू के बराबर होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ और ये कहीं यहाँ पर है, ऐसा नहीं होगा। आप खुद देखो ना, आप हर बार क्या कर रहे हो, रो +1 और इसका रो +1 कर रहे हो, तो हमेशा दोनों रो एक साथ ही बढ़ेंगे, तो दोनों का रो हमेशा सेम होगा। तो ये दो रो वेरिएबल रखने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, आप सिर्फ एक रो वेरिएबल रखो। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप बस एक रो रखो, क्योंकि रो विल ऑलवेज बी सेम फॉर बोथ दी रोबोट्स, है ना, और कॉलम 1 और कॉलम 2 कर दो। और अब एक चीज़ ध्यान दो, हमारा पैरामीटर 4 था जो चेंजिंग पैरामीटर था, अब 3 हो चुका है, n-1। ठीक है, तो आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा कि जितने पैरामीटर्स चेंज होते हैं उतने ही मेमोराइजेशन में DP एरे यूज़ करते हैं, उतने ही डायमेंशन का, बट हमारा पैरामीटर 4 से अब 3 हो गया है। ठीक है, तो हमें अब मेमोराइजेशन के लिए सिर्फ 3 डायमेंशन का एरे लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये तो बड़ा बढ़िया हो गया। ठीक है, मतलब डू वी नीड 4 पैरामीटर्स, नो वी नीड ओनली 3 पैरामीटर्स। ये इंटरव्यू में इसी तरह से पूछते हैं, अगर आपने 4 पैरामीटर लेके बना दिया होता तो डेफिनेटली वो बोलता कि आप 4 पैरामीटर ज़रूरत है कि नहीं, तो आपको रियलाइज़ होता कि हाँ भाई रो तो दोनों के लिए सेम है हर बार, है ना, तो रो एक ही वेरिएबल रखो और क्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको आप हटा दो, न्यू रो, और इसको आप सिंपल न्यू, इसको पूरा हटा दो, सिंपल हो जाएगा ये। जो न्यू कॉलम न्यू रो क्या होगा, सिंपल जो करंट रो है मेरा उसमें +1 कर दो, और न्यू कॉलम 1 न्यू कॉलम 2 भेज दो, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया अभी। तो देखा है, तो अभी जो हमने स्टोरी सुनी है एग्जैक्टली उसी को कोड में उतारने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सेम स्टोरी को कोड में उतारते हैं, देखते हैं ये रिकर्शन हमारे सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है कि नहीं, उसके बाद इसको हम मेमोराइज कर लेंगे। ओके, तो चलो जल्दी से एटलीस्ट पहला वाला अप्रोच तो कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा था थोड़ा, रिकर्शन लिख दिया हमने, सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई भी कर लिए, है ना। मैंने क्या बोला था, सिंपल मैं सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, और ग्रिड पास कर दूंगा, और जो पहला रोबोट है और दूसरा रोबोट है दोनों 0th रो में है, तो 0 तो कॉमन ही होगा दोनों के लिए। लेकिन अब पहला रोबोट है वो 0th कॉलम पर है, और जो दूसरा रोबोट है वो n-1th कॉलम में बैठा है। ये क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया गया था। m इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज है नंबर ऑफ रोज, n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये 0th रो में है, पहला रोबोट 0th कॉलम पे है, दूसरा रोबोट n-1st कॉलम पर है। यहाँ तक क्लियर है। सॉल्व से जो भी फंक्शन आएगा मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व फंक्शन। सबसे पहले तो हम इसको ग्रिड पास कर रहे थे, ठीक है,
तो चलो ग्रिड पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद C1, उसके बाद C2, है ना। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 में रोबोट 1 है, कॉलम 2 में रोबोट 2 है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने बोला था ना कि हम चेरी को काउंट करेंगे। चेरी इज इक्वल टू, पहले तो ये तो देख लो भाई, जिस सेल में अभी तुम हो उसको ऐड तो कर लो, ग्रिड ऑफ करंट रो, ठीक है, और करंट कॉलम, है ना, और प्लस ग्रिड ऑफ करंट रो और करंट कॉलम 2, है ना। तो दोनों रोबोट ने जितने जितने चेरीज इकट्ठे किए वो हमने ऐड कर लिए। लेकिन याद करो मैंने बोला था ना कि अगर C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, देखो रो तो सेम है, अगर रो सेम है तो बस हमें ये चेक करना कि दोनों का अगर कॉलम भी सेम हुआ, मतलब सेम सेल में खड़े हैं, है ना, दोनों सेम सेल में खड़े हैं, तो हमें क्या करना चाहिए था कि एक उस सेल को सिर्फ एक ही बार लेना चाहिए था, है ना। तो या तो इसको ऐसे कर दो कि एक सेल को तो ले लिया जो रोबोट 1 जिसमें खड़ा है, अगर दोनों सेल अलग अलग हैं, C1 इज़ नॉट इक्वल टू C2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा सेल भी लेना पड़ेगा। चेरी प्लस इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ सेम रो तो सेम है, कॉलम 2 वाले को भी ऐड करेंगे, है ना। सेम सेल कैन बी टेकन ओनली वंस, है ना, यही क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल समझ में आ रहा है। लेकिन करंट सेल को तो हमने ले लिया, करंट सेल में जो ये लोग जिस जिस सेल में थे वहाँ पर का चेरी उन लोगों ने उठा लिया। अब फर्दर नीचे कहाँ कहाँ जाना है उस पर हमारे पास ऑप्शंस है, इसीलिए रिकर्शन लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ऑप्शन क्या क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज सॉरी 0 नहीं -1, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू -1, j इज लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस, ठीक है। याद करो ये रोबोट 1 के लिए था और ये रोबोट 2 के लिए था। हर रोबोट 1 के एक पोजीशन के लिए, एक स्टेप के लिए रोबोट 2 के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, इसीलिए डबल फॉर लूप लिखा है हमने। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपको खुद पता है कि न्यू रो क्या होने वाला है, राइट। न्यू रो क्या होगा भाई, जो करंट रो है +1, ऑब्वियस सी बात है वो लोग नेक्स्ट रो में ही जाने वाले हैं। लेकिन न्यू कॉलम 1 जहाँ पर नया रोबोट 1 जाएगा उसका क्या होगा वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू कॉलम 1, है ना। तो क्या होगा देखो, C1 प्लस आई, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद न्यू कॉलम 2 क्या होगा, C2 प्लस J, है ना, बहुत सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, एक आंसर अवेलेबल रख लेंगे कि हर पाथ से जो पॉसिबल आंसर आया सबका मैक्सिमम निकालते रहेंगे। आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर, ठीक है। सॉल्व फिर से कॉल करेंगे, ग्रिड कॉमा न्यू रो, उसके बाद न्यू C1, उसके बाद न्यू C2। बहुत सिंपल है, यहाँ तक कुछ फैंसी तो नहीं लिखा है मैंने, बहुत सिंपल सा रिकर्शन ही तो लिखा है, राइट। फिर लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, रिटर्न जितना चेरी अपनी अभी अपने करंट सेल में उठाया था और उसके नीचे से के सेल से जितने आपने मैक्सिमम उठा लिया उसको ऐड कर दो। आंसर हमेशा मैक्सिमम में अपडेट हो रहा है यहाँ पर, और रिटर्न कर दो उसको। काफ़ी सिंपल लग रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मान लेते हैं आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 जो आपने निकाला अगर वो आउट ऑफ बाउंड हो गया तो वो इधर ही चेक कर लेना कि भाई जो न्यू अंडरस्कोर C1 है ना वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जो न्यू अंडरस्कोर C1 है वो शुड बी लेस देन n होना चाहिए, है ना। यहाँ तक क्लियर है। और कॉलम 2 के लिए भी चेक कर लो, न्यू अंडरस्कोर C2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू अंडरस्कोर C2 शुड बी लेस देन n होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है तभी आप कॉल कर सकते हो ना, सेव कॉलम, है ना। चेक तो डालना पड़ेगा। अब तो सब कुछ आपने लिख दिया, ख़त्म भी हो गया आपने, लेकिन बेस केस नहीं लिखा अब तक, राइट। तो खुद देखो कॉलम का तो सेफ्टी हमने इधर ही चेक कर लिया। एक समय आएगा ना जब लास्ट रो पे पहुंच जाएंगे ये सारे रोबोट्स और उन्हें लास्ट रो में आके रुकना पड़ेगा, और लास्ट रो तक में उन्होंने जितना इकट्ठा कर लिया बस वहाँ तक कहानी आपकी ख़त्म हो गई। तो इफ़ जो रो है ना, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू m हो जाता है, मतलब लास्ट रो के बाद आ गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, है ना, मतलब लास्ट रो का काम खत्म किया और उसके बाद पहुंच गया बाहर, तो आउट ऑफ बाउंड हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर m हो गया तो हमें क्या करना है, रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि अब ऑब्वियस से सारे रोज खत्म हो गए तो अब कुछ चेरी नहीं मिलने वाला आपको, है ना। नो चेरी एज वी आर आउट ऑफ बाउंड,
यहाँ तक क्लियर है, एज सिंपल एज दैट। और हाँ, इंट एम कॉमा एन बाहर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, लेकिन हमने यहाँ मेमोइज नहीं किया है। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो जाने चाहिए इंडीड। सबमिट करके देखोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है इसको, ठीक है, कि ये टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा था। लेट्स सी, उसके बाद हम इसको मेमोराइज कर देंगे। तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, 19 ही टेस्ट केस पास हुए हैं सिर्फ, ठीक है। तो देखते हैं इसका मेमोराइज करने के लिए 3 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। तो मेरा जो डीपी अरे होगा वो 3 डायमेंशन का होगा। और मैक्सिमम इंडेक्स का साइज़ देख लेते हैं। ग्रिड का साइज़ कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर 71 ले लेता हूँ, 71 71, है ना। रो और कॉलम दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 70 जा सकता है, तो मैंने एक ज़्यादा ले लिया सेफ्टी के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हर कुछ करने से पहले मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि इफ़ टी ऑफ करेंट रो कॉमा करेंट C1 कॉमा करेंट C2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो भाई रिटर्न कर दो टी ऑफ रो कॉमा C1 कॉमा C2। और अगर आप इसका ट्री डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको डेफिनेटली दिख जाएगा कि बहुत सारे रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, वो आपको दिख जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर मेम सेट कर देते हैं, मेम सेट T-1 साइज ऑफ T। तो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली हमें मेमोराइज करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मेमोराइज कर देते हैं। लेट्स सी, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाएं, उसके बाद सबमिट करके देख लेंगे, और ये पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम आते हैं इसके बॉटम अप अप्रोच में, जो कि काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सेम कोड को कॉपी के पेस्ट करेंगे हमेशा की तरह। देखो पास हो गया ये, राइट। तो अब हम लोग सेम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका बॉटम अप अप्रोच लिखेंगे, ओके। आगे बढ़ने से पहले इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। देखो रो इंटू C1 इंटू C2, ये 3 डायमेंशन का हमने अरे लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही स्टेट्स हम लोग लेंगे ना। मान लेते हैं हमारे पास रो कितने हैं, m है, और कॉलम कितने हैं, n है C1 का, और C2 के लिए एक और n आ गया, कि इतने ही स्टेट्स हम विजिट करेंगे हर स्टेट के लिए। लेकिन देखो हम यहाँ पर एक फॉर लूप, डबल फॉर लूप चला रहे हैं, लेकिन इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ 3 है, क्योंकि देखो -1 है, 0 है, 1 के लिए चलेगा। और इसका साइज़ भी 3 है, -1 0 और 1 के लिए चलेगा। तो 3 क्रॉस 3 यानी कि 9 टाइम्स ही चलेगा ये फॉर लूप हमेशा। तो यहाँ पर इंटू 9 करोगे तो इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। 9 को आप हटा भी सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्लियर कट दिख रहा है, क्या है, O ऑफ M इंटू N इंटू N, हाँ, क्योंकि हमने 3D अरे लिया था, राइट, 3D अरे लिया था, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो अब देखो बॉटम अप पर आते हैं, लेकिन बॉटम अप आने से पहले आप मुझे पहले ही क्लियर कर दो कि देखो कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, रो C1 और C2 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉटम अप को भी सॉल्व करने के लिए नेचुरली आपके मन में ये तो आना चाहिए कि हाँ भाई 3 स्टेट्स लग रहे हैं, तो मुझे 3 डीपी अरे, 3 साइज का डीपी अरे तो लेना चाहिए, है ना, बॉटम अप डीपी अरे, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि बॉटम अप जब लिखेंगे तो ये होगा हमारा डीपी अरे, ठीक है। और इसके बाद हमें स्टेट डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। स्टेट डिफाइन करते हैं। अब देखो पहले तो ये बताओ क्वेश्चन पूछा क्या है, वही तो स्टेट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम चेरीज आप कब कितना उठा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा कि मैक्स चेरीज, है ना, कलेक्टेड बाय R1 एंड R2 टिल, कौन सा रो है, रो कॉमा C1 फॉर R1 एंड रो कॉमा C2 फॉर R2, है ना। मतलब ये वाला रो होगा और ये वाला C1 होगा, ये वाला C2 होगा। तो इस पोजीशन तक जितना मैक्स सीरीज ये कोई लोग इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मेरे एक बहुत ही सिंपल सवाल का आप आंसर दो। देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली बात कि देखो ऑब्वियस ये तो आपको पता ही है ना कि वो लोग दोनों ज़ीरो थ्रो से स्टार्ट किया था उन लोगों ने, ठीक है। उन लोगों ने ज़ीरो थ्रो से स्टार्ट किया था, ठीक है, ज़ीरो थ्रो से दोनों से स्टार्ट किया था। और ये बंदा जो रोबोट 1 है वो 0th कॉलम में था, और जो रोबोट 2 है कौन से कॉलम में था, अगर n कॉलम है तो n-1th कॉलम में था, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, यहीं पर था खड़ा हुआ। रोबोट 1 यहाँ पर था और रोबोट 2 यहाँ पर था, ये तो रो है मेरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, इस स्टेट का मतलब समझो। इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम चेरीज कलेक्टेड बाय R1 एंड R2 टिल रो कोमा C1 रो कोमा C2 टिल रो कोमा C1 रो कोमा C2। तो अभी मैं कौन से रो में हूँ, मैं रो नंबर 0 पे हूँ। तो रो नंबर 0 तक में अब तक उन्होंने कितना इकट्ठा किया होगा, भाई बहुत सिंपल आंसर है कि वो दोनों जहाँ खड़े हैं वहाँ जो जो चेरीज हैं वो उनका काउंट ले लो,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है भाई, जो भी मेरा टी है ना उसका जीरोथ इंडेक्स और जीरो जीरो एन माइनस वन में, और जीरो जीरो एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि ये रो जीरो है और रोबोट वन जीरोथ कॉलम पे खड़ा है, रोबोट टू एन माइनस वन कॉलम में खड़ा है। ठीक है, और टिल जीरो जीरो एन माइनस वन कितना उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तो सिंस ये पहला रो है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं सिंपली ग्रिड में जो भी वैल्यू रही होगी मैं वो ऐड कर दूंगा। देखो क्या ऐड करूंगा वो देखो, ग्रिड जीरो थ्रो था, ठीक है, एक का कॉलम जीरो था, प्लस दूसरा रोबोट का कॉलम क्या था, ग्रिड जीरो एन माइनस वन, है ना, लास्ट वाला कॉलम था। चलो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़, बड़ा सिंपल सा बेस केस, मतलब कॉर्नर केस है। अगर मान लेते हैं एक ही कॉलम होता तो ये जीरो रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो, फोर्थ रो है, यहाँ पर तो एक ही कॉलम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, रोबोट वन भी यही है, रोबोट टू भी यहीं पर खड़ा हुआ है बेचारा। तो इस केस में आप गड़बड़ कर बैठोगे ना। इस केस में देखो आपने इसकी वैल्यू को 2 बार ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो 0,0 है, ठीक है, मान लिया। ये देखो जीरो, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, आपने 2 बार ऐड कर दिया इसको। तो यहाँ पर कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर एक चेक डाल देना ना कि इफ़ n इज इक्वल टू 1 है ना, तो ऐड ओनली वंस। ठीक है, एक बार ऐड करेंगे, ये सब बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटे छोटे चेक से जो आप खुद से हैंडल कर लोगे। यहाँ पर मैं डाल दूंगा कि अगर n इज इक्वल टू 1 है ना, तो बस एक ही बार ऐड करो इसको, है ना, क्योंकि ऑब्वियस स्टार्ट मतलब पहले रो में वो लोग जब खड़े होंगे, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियस बात है एक ही बार इस सेल को मैं ऐड करूँगा, 2 बार तो ऐड नहीं करूँगा। और अगर एक से ज़्यादा है तो फिर ठीक है, वो अलग अलग, इसको भी ऐड करूँगा, इसको भी ऐड करूँगा। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो जो कि बहुत सिंपल है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद से ऑब्जर्व कर लोगे इसको। अब देखो ध्यान दो यार, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सी चीज़ पता है क्या थी, कि आप एक बात बताओ मुझे, मान के चलते हैं अभी ना रो नंबर 3 पर आप ध्यान देना चाह रहे हो, रो नंबर 3 पर ध्यान देते हैं, किसी भी रो पर दे लो, मैं रो नंबर 3 चुना मैंने रैंडमली। अब मुझे ये बताओ, जो रोबोट वन है रो नंबर 3 में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम जाना चाहे तो कहाँ तक जा सकता है वो आपको बताना है। देखो कैसे, रोबोट वन है, इसको मैक्सिमम जाना है रो नंबर 3 में, मैक्सिमम राइट साइड जाना है, कितना राइट साइड जा सकता है वही मैं देखना चाह रहा हूँ। राइट साइड जाने के लिए इधर भागेगा, यहाँ से इसके पास 3 ऑप्शन है बट भागेगा इधर, है ना, क्योंकि राइट साइड मैक्सिमम जाना है, और यहाँ से भी भागेगा इधर। इससे आगे रो नंबर 3 में रोबोट वन नहीं जा सकता। फिर से रिपीट करूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी रो में रोबोट वन जो है ना, मैक्सिमम किस कॉलम तक जा सकता है किसी भी रो पे। अब मैं रो 3 ना बता के कोई दूसरा रो पकड़ता हूँ, ये रो पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस रो में रोबोट वन मैक्सिमम किस कॉलम तक जा सकता है। ये इधर भागेगा अगर मान लेते हैं, इसके बाद अगर मान लेते हैं ये यहाँ भागा, तो देख रहे कौन से कॉलम तक गया, कॉलम नंबर 2 तक ही गया सिर्फ, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता। कैसे ले जाओगे, ले ही नहीं जा पाओगे आप भी, इसके पास यही 3 तो ऑप्शन है। तो मैक्सिमम ये इधर पकड़ेगा, इधर जाएगा रोबोट वन, यहाँ से भी 3 ऑप्शन है, तो मैक्सिमम इधर आएगा, और कहाँ जा सकता है, इससे आगे यहाँ पर नहीं जा सकता। हाँ, रो नंबर 3 में वो यहाँ तक आ सकता है, रो नंबर 3 में रोबोट वन। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, लेकिन बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है और काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ें इंटरव्यू में बता सकते हो तो बताओगे तो काफ़ी अच्छा आपका इमेज और इम्प्रेशन बनेगा इंटरव्यूअर पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और सेम सवाल मैं अगर आप पूछूं कि भाई रोबोट टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ऑब्वियस है रोबोट टू मैक्सिमम राइट साइड तो जा नहीं सकता बेचारा, तो लेफ्ट साइड ही चेक करेंगे। तो रोबोट टू मैक्सिमम लेफ्ट साइड कहाँ तक जा सकता है, किसी भी रो का चेक करते हैं, मान लेते हैं रो नंबर 2 का चेक करते हैं, कहाँ तक जा पाएगा देखते हैं। वो इधर जाएगा, इसके बाद इधर चला जाएगा, तो मैक्सिमम इधर ही तक जा सकता है वो, राइट। मान लेते हैं रो नंबर 3 का चेक करो, तो रो नंबर 3 में वो मैक्सिमम यहाँ तक जा पाएगा, है ना। तो आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, अभी आपने नोटिस कर लिया होगा आई गेस, कि फॉर अ गिवन रो नंबर 3 था ना, तो रोबोट वन पता है कॉलम नंबर 3 तक ही जा पा रहा था मैक्स, उसके आगे वो जा भी नहीं पाएगा। ये चीज़ समझ में आया, यानी कि अगर मैं रोबोट वन की जब बात कर रहा हूँगा ना, तो उसको कॉलम, पता है उसका कॉलम कहाँ तक जा सकता है मैक्स, जहाँ तक रो है, रो की वैल्यू जो है उधर ही तक जा सकता है। मतलब मान के चल रहे हैं कि मैं रो नंबर 2 को अगर भर रहा हूँ, तो रोबोट वन कॉलम नंबर 2 तक ही जा पाएगा, इससे आगे जा ही नहीं पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट वन
जो है वो मैक्सिमम गिवन रो तक ही जा सकता है उसका कॉलम। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर रोबोट 2 का भी देखोगे ना, तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो देखो। मान लेते हैं रो नंबर 3 का निकालते हैं, वो इधर जाएगा फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो कहाँ तक जा पा रहा है। जस्ट उल्टा निकालोगे कैसे, n माइनस रो है 3 है, थर्ड रो है ना, n-3। ठीक है, टोटल कितने कॉलम्स थे, 6 कॉलम्स थे। 6-3 उसमें एक -1 कर दो, 2 आ गया। यानी कि देखो मैक्सिमम सेकंड कॉलम ही तक जा पाएगा, मतलब जो भी रो है उसमें -1 कर दो। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, n- जो भी रो की बात हो रही है -1 कर दो, मतलब रोबोट 2 का मैक्सिमम कॉलम ना इतना ही तक जा सकता है, वो लेफ्ट साइड। कोई भी रो को देख लो, मान लेते हैं रोबोट 2 का आपको निकालना है कि रोबोट 2 जो है ना ये किस कॉलम तक जा सकता है मैक्सिमम इन सेकंड रो। ठीक है, तो सिंपल करो, n नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस कौन सा रो है, रो नंबर 2 है, -1 करो, कितना हो गया, 6 - 2 - 1 दैट इज 3। देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जा पाएगा, इससे आगे जा ही नहीं सकता वो लेफ्ट साइड। तो करेगा थर्ड कॉलम ही तक जा पाया। ठीक है, तो एक चीज़ हमें क्या रिलेशन मिल गया कि रोबोट 1 का जो मैक्सिमम कॉलम होगा वो राइट साइड में कहाँ तक जा सकता है, जो भी रो की वैल्यू है, और रोबोट 2 का मैक्स कॉलम जो लेफ्ट साइड वो जा सकता है वो कितना तक है, 1 माइनस रो -1, इतना ही जा सकता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि रोबोट 1 ऑब्वियस सी बात है राइट साइड जा सकता है मैक्सिमम, और रोबोट 2 लेफ्ट साइड जा सकता है मैक्सिमम। रोबोट 2 राइट कैसे जाएगा यहाँ पर, मतलब इससे आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट 2 किसी भी रो में यहाँ तक आ पाएगा। मान लेते रो नंबर 2 है तो यहाँ तक आ पाएगा वो, है ना, इधर तक ही आ पाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बड़ा बेसिक सा सवाल है आपका, डीपी अरे 3 डायमेंशन का है, इसको भरने के लिए कितने फॉर लूप चाहिए होंगे, सब लोग ज़ोर से बोलो, 3 फॉर लूप चाहिए होंगे। ठीक है, तो 3 फॉर लूप लिखते हैं। सबसे पहले रो, उसके बाद C1 के लिए, उसके बाद C2 के लिए। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सब लग रहा होगा आपको सब। तो देखो रो 0 का तो मैंने ऑलरेडी आंसर निकाल दिया था, ये देखो रो नंबर 0 का तो मैंने निकाल ही दिया था, तो मैं रो नंबर 1 का देख लेता हूँ। ठीक है, रो इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रो इज लेस देन नंबर ऑफ रोज तक जाएगा, रो प्लस प्लस, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर लग रहा होगा आपको, राइट। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब आते हैं यहाँ कॉलम 1 पे। तो देखो याद करो, मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली रोबोट 1 के लिए, तो रोबोट 1 कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, जो भी रो है, मान लेते हैं 0th रो है तो 0th कॉलम तक जा सकता है। मान लेते हैं फर्स्ट रो है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम तक जा सकता है वो, मैक्स टू मैक्स, है ना, यहाँ तक ही तो जा सकता है। मान लेते हैं सेकंड रो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड रो तक, सेकंड कॉलम ही तक जा सकता है। तो एक तरीका हमें मस्त मिल गया कि कॉलम 1 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा ना कॉलम 1 जो है कहाँ तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू बस रो तक ही जा सकता है। एक बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, और कॉलम 1 प्लस प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला भी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ में अब आ चुका होगा कि क्यों मैंने यहाँ रो तक ही ले गया इसको। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और आप ध्यान दे देना कि मान के चलते हैं अगर हमारे पास सिर्फ कॉलम होता तो यहाँ पर देखो सिर्फ इसमें एक कॉलम है, 0th कॉलम, बाकी रो तो है 0 1 2 3। अगर सिर्फ एक कॉलम होता तो देखो यहाँ गड़बड़ हो जाता ना, रो इज इक्वल टू 1 निकालने जा रहे हो और देखो कॉलम 1 जो है लेस देन इक्वल टू रो कर दिया आपने, रो की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जबकि कॉलम 0 है सिर्फ, है ना। एक कॉलम के केस में ये कोड आपका यहाँ फट जाएगा। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं, मतलब सिंपल सा बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, रो की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आ गई थी ना, रो तो 1 आ गया था, तो हमें ऑब्वियसली 0 चाहिए होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 1 है तो ऑब्वियसली बात है n-1 ही मैक्स जा सकता है इसका इंडेक्स ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली जो छोटा होगा इन दोनों में से, मिनिमम ऑफ या तो रो या तो n-1। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा, रो की वैल्यू अभी 1 है और n-1 मेरा देखो क्या है, n की वैल्यू 1 थी क्योंकि एक ही कॉलम है, तो n-1 0 हो गया। तो देखो इस बार मेरा कॉलम 1 0 हो जाएगा, जो कि वैलिड है। अगर ये नहीं होता तो मैं सिर्फ रो ले लेता तो रो यहाँ 1 होता और मेरा कोड फट जाता, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रिक लगा के उस बेस केस से बच गया मैं, उस कॉर्नर केस से। ठीक है, और ये ऐसा चीज़ हमने कई बार कर भी रखा है और ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हम बच गए अपने कॉलम, ये एक कॉर्नर केस से। अब देखते हैं कॉलम 2 के बारे में। ठीक है,
तो देखो याद करो, मैंने आपको बोला था ना कि कॉलम 2 मतलब रोबोट 2 की बात हो रही है, ये रोबोट 2 की बात हो रही है। तो रोबोट 2 किसी भी रो में मैक्सिमम लेफ्ट साइड में किधर तक जा सकता है? रोबोट 2 किसी भी रो में, मान लेते हैं रो नंबर 4 की बात करते हैं, तो देखो इधर 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 जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया था n माइनस रो माइनस 1 तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है? ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि वो या तो यहाँ जा सकता है, या तो इधर आ सकता है, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता किसी भी रो में। n माइनस रो माइनस 1 तक जा सकता है है ना, मैंने आपको ये इधर बता दिया था। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा कि ये रोबोट 2 ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस रो माइनस 1 तक जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादा और राइट साइड में कहाँ तक जा सकता है? रो C2 इज़ लेस देन n तक जा सकता है, C2 प्लस प्लस। यहाँ तक भी आपको क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। अब यहाँ पर भी देख लो, ये भी यहाँ पर भी कॉर्नर केस आपका फट सकता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। अगर भी कॉर्नर केस नहीं पकड़ पा रहे हो, सबमिट करने के बाद जब गलती पता चलेगी तो धीरे धीरे आप वैसे सीख पाओगे। देखो ये अगर मान लेते हैं, फिर से सेम केस ले लेते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है, और कुछ नंबर ऑफ रोज हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान के चलते हैं अभी मैं रो नंबर 3 पर हूँ, रो नंबर 3 पर हूँ। तो कॉलम 2 देखो कैसे निकलेगा, n है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ ना n, 1 हो गया, माइनस किस रो में हूँ? थर्ड रो पे हूँ, -1, देखो तो कितना हो गया? 1 माइनस 3 -2, है ना, -3। तो क्या -3 एक वैलिड कॉलम है? नहीं, -3 वैलिड कॉलम नहीं है, मतलब बहुत नेगेटिव वैल्यू चला गया, आप लेफ्ट साइड चले गए, 0 से भी कम कॉलम में चले गए, जबकि 0 तक ही कॉलम होता है ना। लेफ्ट साइड में -1 कॉलम, -2 कम थोड़ी होता है, आउट ऑफ बाउंड चला गया, ठीक है। तो अगर कम हो रहा है वैल्यू, देखो 0 से भी कम हो गया वैल्यू, तो आप चाहोगे कि कम से कम 0 तक पहुंच जाए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा ना वरना। तो वैसे केस में याद करो, मैक्स यूज़ करते हैं जब नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव जाने का जब डर रहता है तो मैक्स यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो इस केस में देखो क्या करेंगे, मैक्स ऑफ, अगर नेगेटिव चला गया n माइनस रो माइनस 1, तो भाई 0 ले लेना, ज़ीरोथ कॉलम ले लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज़ क्या सीखने को मिली कि अगर आपका ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा था ये वाला, है ना, तो देखो मैंने मिन लिया था, इधर वाले केस आपको याद होंगे, ये मैंने मिन ले लिया था, और इस केस में क्या हो रहा था कि मेरा ज़्यादा नेगेटिव में चला जा रहा था, तो देखो मैंने मैक्स लिया है। ये चीज़ सीख लो, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको फर्दर कोडिंग में, है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। काफ़ी बढ़िया हमने इंप्रूवमेंट किया है यहाँ पर अपने कोड में, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये 3 फॉर लूप तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट में। अब देखो आ जाते हैं बिल्कुल सिंपल, और जो मिनिमम फॉलिंग पाथ सम में जो मैंने आपको सिखाया था, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम थोड़ा सिंपल था। उसमें क्या था कि एक करंट सेल है मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 तरीके होते थे, या तो आप यहाँ से आ सकते थे, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, ठीक है। तो प्रीवियस रो में यहाँ पर पहुँचने में जो मैक्सिमम लगा, सॉरी मिनिमम लगा, यहाँ तक पहुँचने में जो मिनिमम लगा, यहाँ तक पहुँचने में जो मिनिमम लगा, तीनों में से जो मिनिमम लगता था उसको मैं यहाँ पर ले लेता था। मिनिमम ऑफ ये, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, इन दोनों से जो मिनिमम आया वो मैं यहाँ डाल देता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात कि प्रीवियस का आंसर मेरे पास होना चाहिए, पहली बात। तो वो तो मैं डीपीआर में कैलकुलेट करता ही चल रहा हूँ, बस नेक्स्ट सेल का निकालने के लिए मुझे ऑब्वियस सी बात है ऊपर से आने के 3 पॉसिबिलिटीज़ थे मेरे पास, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 रोबोट्स हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, याद करो 9 पॉसिबिलिटीज़ होते थे मेरे पास किसी भी सेल में सेल से कहीं दूसरी जगह जाने में, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आप करंटली रो कॉमा C1 एंड C2 का स्टेट का आंसर निकाल रहे हो, तो देख रहे हो यहाँ से आप 9 पॉसिबिलिटी में आगे जा सकते हो, राइट। रो कॉमा C1 कॉमा C2, यहाँ पर देखो 9 पॉसिबिलिटी है आपके पास, कि C1 भी 3 पॉसिबिलिटी है, और हर C1 के लिए देखो 3 पॉसिबिलिटी है फॉर C2। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी सेल पर आए हो तो आप 9 पॉसिबिलिटीज से आए होगे, राइट। यहाँ पर मान ले तो कोई सेल है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि 2 डबल फॉर लूप लगा के 9 पॉसिबिलिटीज़ हुए होंगे, उन 9 पॉसिबिलिटीज से आप यहाँ पर आ सकते हो, राइट। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, 9 पॉसिबिलिटी से आप यहाँ पर आ सकते हो। इसका मतलब अगर आप C1 कॉमा C2 का निकालना चाह रहे हो अगर अभी आंसर, तो याद करो C1 माइनस 1 से आप आ सकते हो, या फिर C1 से ही आए होगे इसके जस्ट प्रीवियस रो में, या फिर C1 प्लस 1 से आए होगे यहाँ पर इसके जस्ट प्रीवियस रो में। सिमिलरली फॉर C2 ऑल्सो, कि आप प्रीवियस रो में मान लेते हैं ये रो है,
तो प्रीवियस रो मेरा रो -1 रहा होगा। वहाँ पर आप C2 -1 से आए होगे, या तो C2 से ही आए हो, या तो C2+1 से आए होगे। यही पॉसिबिलिटीज़ होते थे, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 यानी कि 9 पॉसिबिलिटीज़ होते थे यहाँ पर आने के। तो उन सारे पॉसिबिलिटीज़ में से जो मैक्सिमम होगा उनको लेकर ही मैं यहाँ पर आऊँगा ना, उन्हीं को लेकर मैं यहाँ कंसिडर करूँगा करंट वाले में, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये वाला फॉर लूप भी लिख सकता था, है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई करंट सेल में मैं हूँ, तो ऑब्वियस है मैं 9 पॉसिबिलिटीज से आ सकता हूँ वहाँ पर, ठीक है, प्रीवियस रो वाले में से। तो हमें उन चीज़ों को समझना ज़रूरी था, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई। तो अब देखो, सिंपल सा इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, जो अभी मैंने बोला आपको, बहुत सिंपल है ये भी। देखो ध्यान देना कि मैंने आपको बोला था ना कि करंट सेल का अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियस से पता है प्रीवियस रो में जो पॉसिबल कॉलम्स है जहाँ से आप आए होगे यहाँ पर, उनमें से जो मैक्सिमम वही निकालोगे, फिर आप यहाँ का आंसर भरोगे, वही आपको करना है ना। तो कोई बात नहीं, प्रीवियस रो में जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वहाँ वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, प्रीवियस रो मैक्स, है ना, इस वेरिएबल में डाल लूँगा और निकाल लेते हैं प्रीवियस रो से। तो याद करो 9 पॉसिबिलिटीज़ थे ना, यानी कि डबल फॉर लूप लिखना पड़ेगा। फॉर इंट प्रीवियस जो मेरा कॉलम हो सकता है, प्रीवियस कॉलम क्या हो सकता है, प्रीवियस C1 लिख देता हूँ। क्या हो सकता है, करंट जो मेरा कॉलम है C1, उसमें -1 कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और प्रीवियस C1 कहाँ तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू करंट कॉलम +1 तक जा सकता है ना, क्योंकि देखो करंट कॉलम C1 है मान लेते हैं, तो ऊपर वो यहाँ से आ सकता है C1 -1 से, या तो C1 से, या तो C1+1 से आ सकता है ना। तो मैं प्रीवियस रो का C1 -1 C1+ से लेकर C1+1 तक चेक करूँगा, है ना, प्रीवियस कॉलम 1++, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली रोबोट 2 का भी निकाल लेते हैं। इंट प्रीवियस कॉलम 2 विल बी इक्वल टू, रोबोट 2 कॉलम अभी करंटली C2 है, C2 -1 से आ सकता है, प्रीवियस कॉलम 2 लेस देन इक्वल टू C2+1 तक जा सकता है, प्रीवियस कॉलम 2++। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो वही बात है यार, आपको ना हर लाइन ऑफ कोड समझ में आना चाहिए, तभी आप इन डेप्थ समझ पाओगे चीज़ों को कि कैसे होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रीवियस रो से इतने सारे पॉसिबिलिटी थे, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। प्रीवियस रो में मैक्स वैल्यू जो थी वो मेरी क्या है, मैक्स ऑफ प्रीवियस रो मैक्स, कॉमा, अब देखो ध्यान देना, टी ऑफ क्या है, करंट रो क्या है, रो, मैं रो -1 प्रीवियस रो का देख रहा हूँ, कॉमा प्रीवियस C1, कॉमा प्रीवियस C2, देख रहे हो, सारे पॉसिबिलिटी से जो भी मैक्स आएगा वो मैं यहाँ डाल लूँगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब देखो, जैसे ही मैं ये वाला मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैंने प्रीवियस कॉलम से, सॉरी प्रीवियस रो से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैंने निकाल लिए करंट कॉलम में आने के लिए, C1 C2 में आने के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपली अब मुझे निकालना है, ठीक है, टी करंट रो का अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ, C1 C2 इज इक्वल टू, देखना ध्यान देना, जो भी मेरा प्रीवियस रो मैक्स मेरा आंसर आया होगा, ठीक है, प्रीवियस रो का तो मुझे निकल गया, अब मुझे करंट रो तक का निकालना है। तो करंट रो में मैं इस सेल में हूँ C1 C2, तो उसका वैल्यू मैं ऐड कर लेता हूँ, ग्रेड ऑफ रो C1 प्लस ग्रेड ऑफ रो C2। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान देना होगा कि इफ़ C1 इज़ नॉट इक्वल टू C2, तभी आप देख रहे हो सेम सेल को यहाँ पर, वरना ऐड कर दोगे ना, ये चेक कर देना यहाँ पर कि C1 नॉट इक्वल टू C2 है, तब हम लोग जिस ग्रिड में रोबोट 1 है वो ऐड कर लिया, जिस ग्रिड में रोबोट 2 है वो ऐड कर लिया जिस सेल में, और प्रीवियस रो से जो भी मैक्सिमम था। तो देखो यहाँ तक पहुँचने का मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल लिया, रो C1 C2 तक पहुँचने का, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। और हाँ, अगर C1 इज इक्वल टू C2 है तो सिंपली क्या करना है आपको, टी ऑफ रो कॉमा C1 कॉमा C2 विल बी इक्वल टू, प्रीवियस रो में जो भी मैक्स था मेरा उसमें प्लस किया, सिर्फ एक ही बार ऐड करो करंट वाले सेल को,
रो कॉमा C1 को ऐड कर दो या तो C2 को ऐड कर दो, सिर्फ एक ही बार ऐड करो उस सेल को। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, मेरा पूरा फॉर लूप ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अब हमने पूरा का पूरा जो 3D अरे था ना, उसको आपने पूरा का पूरा अभी फिल कर दिया अपने लॉजिक से। ठीक है, फिर से एक बार फॉर लूप पे नज़र दौड़ाओ, सब कुछ हमने समझ कर ही लिखा था। रो चला, कॉलम 1 चला, कॉलम 2 चला, 3 फॉर लूप तो लिखना ही लिखना था क्योंकि 3D अरे था। ठीक है, और किसी भी करंट सेल में पहुंचने के लिए अब ऑब्वियस सी बात है, ये 9 पॉसिबिलिटीज़ थे पहुंचने के। ठीक है, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ से पहुंचने की हमने कोशिश की, और प्रीवियस रो में सारे पॉसिबिलिटी से जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकला वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू निकला वो निकाला, और करंट सेल में पहुंचने के लिए यानी कि रो C1 C2 में पहुंचने के लिए जो भी मैक्सिमम प्रीवियस से मिला था वो प्लस और करंट सेल का वैल्यू, अगर अलग अलग सेल है तो दोनों रोबोट का, अगर सेम सेल है तो एक ही बार ऐड होगा। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा, तो हमारा ये भर चुका होगा, राइट है ना। तो आपको याद होगा मिनिमम फॉलिंग पाथ सम में हम लोग क्या करते थे कि ये लास्ट रो मतलब पूरा डीपी अरे भर लेते थे, ये डीपी अरे है। ठीक है, तो हम वहाँ पर भी स्टेट डेफिनेशन कुछ ऐसे ही था कि टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या होता था कि इस यहाँ तक पहुँचने में मिनिमम वैल्यू कितना लगेगा, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम अंटिल रीचिंग हियर, है ना। तो इस सेल का अगर आंसर देखोगे, इस सेल का देखो, इस सेल का देखो, इस सेल का देखो, हमें लास्ट रो तक पहुंचना था, राइट। तो इस सेल में पहुंचने तक का मिनिमम वैल्यू मेरा निकल चुका है, इस सेल में पहुंचने का मिनिमम वैल्यू निकल चुका है, इस सेल में पहुंचने का मिनिमम वैल्यू निकल चुका है, इस सेल में पहुंचने का मिनिमम वैल्यू, इस सेल में पहुंचने का मिनिमम वैल्यू निकल चुका है। तो याद करो इस लास्ट रो में ही पहुंचना होता था हमें, तो लास्ट रो में जो सबसे मिनिमम वैल्यू उसको चुन लेते थे, जो लास्ट रो में जो मिनिमम वैल्यू उसको चुन लेते थे, है ना। यहाँ पर हमारा 3D अरे है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, जो लास्ट वाला जो हमारा रो होगा, है ना। एक लास्ट वाला रो कौन सा होगा खुद समझो, यहाँ पर टोटल नंबर रोज हमारे पास m थे, तो m-1th इंडेक्स वाला लास्ट रो होगा मेरा। ठीक है, और उसमें अब देखा है तो ये 3D अरे है ना, तो लास्ट रो बोलना सही नहीं है, लास्ट लेयर है पूरा का पूरा, है ना। अगर मैं इसको डब्बे की तरह बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है, देखो ध्यान देना, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला लेयर हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि ये 3D है ना, बट इतना दिमाग ना लगाने की वजह से मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर पूरा डायग्राम से समझोगे तो मुझे इतना पता कि हाँ लास्ट वाला ये है रो, है ना, ये लास्ट वाला लेयर है, और वो लेयर खुद एक 2D अरे है ना, तो मुझे उसमें से मिनिमम आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंस मुझे ये दोनों का चेक करना है सारा, लास्ट रो तो फिक्स्ड है कि m-1 वाला ही लास्ट रो है, उसमें जो जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो निकालना है। तो देखो ध्यान दो, I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, for j is equal to 0, j is less than n, j plus plus। याद करो 3D अरे था ना, तो ये रो के लिए था, ये कॉलम के लिए था, ये भी कॉलम के लिए था, है ना। तो रो तो मेरा फिक्स्ड है, m-1th वाला रो है। ठीक है, और उसके बाद जो दो डायमेंशन है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 के लिए, तो ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 के लिए हो गया। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा फाइनल वो इन सब में से मैक्स होगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा, देखो पहला डायमेंशन तो फिक्स है, m-1th वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस है मुझे एंड तक मतलब लास्ट रो तक ही तो पहुंचना है, एट द एंड तो लास्ट रो में ही पहुंचेगा रोबोट लोग। ठीक है, और ये आई होगा और ये जे होगा, सबका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, काफ़ी लंबी स्टोरी थी बट बहुत इन डेप्थ और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ कवर की हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पर देख लो, और ये आपको ऑलरेडी फिगर आउट कर लेना चाहिए था। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर हम लोग C1-1 कर रहे हैं, C1+1 कर रहे हैं, C2-1 कर रहे हैं, C2+1 कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। मान लेते हैं C1 मेरा 0 है, तो C1-1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उससे बचने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पर मैक्स लगा दो, मैक्स ऑफ 0, C1-1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही कर दो, मैक्स ऑफ 0, C2-1। और यहाँ पर देखो C1+1 है, मतलब ये आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर मिन कर दो आउट ऑफ बाउंड में। ठीक है, तो C1+1 अगर ये आउट ऑफ बाउंड चला गया तो लास्ट कॉलम जो भी रहेगा n-1 तक रह जाएगा, लास्ट कॉलम n-1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मिनिमम लगा दो, C2+1, n-1। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसका ट्रिक भी है कि भाई
अगर नेगेटिव में आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे ना, जैसे मान लेते हैं ये आपका अरे है, सिंगल कॉलम है इसमें, ठीक है, तो C1 माइनस वन करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव चला जाएगा, तो आप क्यों नहीं इसी रो को, इसी कॉलम को ले लो। तो वही मैंने किया, मैक्स ऑफ 0 C1 माइनस वन, तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। और C1 प्लस वन करोगे तो देखो आउट ऑफ बाउंड बाहर चला जा रहा है ना। तो इससे अच्छा क्या कर दो, मिनिमम ऑफ C1 प्लस वन, यानी कि 1 और n माइनस वन, एक कॉलम है, 1 कॉलम है, 1 माइनस वन 0 होगा, 0th कॉलम ले लो, तो यही कॉलम ले लेंगे और क्या, इसलिए देखो मिन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम चीज़ दोनों में करना है, बस हमारा काम पूरा का पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो स्टोरी समझी है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो पॉज करो और खुद से कोड करो समझ के, जो मैंने बोला आपको। उसके बाद अभी मैं कोड जब करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको दिखला दूंगा कि कैसे इस 3D अरे को आप 2D अरे में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, वहाँ से भी आप क्लियर कर लोगे। तो चलो इसका कोड करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं अपने बॉटम अप से। तो अब से बात है, मैंने आपको बता दिया था कि हम 3D साइज़ का अरे लेने वाले हैं बॉटम DP के लिए, ठीक है। तो T ले लिया और ये M रो है, N कॉलम है, N कॉलम है, ठीक है। और सिंस हमें कंस्ट्रेंट ऑलरेडी पता है तो चलो ना 71 ही ले लो, ठीक है। 71 और 71 ले लो, और सबको स्टार्टिंग में मैंने 0 से फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ मैं स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, T ऑफ रो कॉमा C1 कॉमा C2। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्स चेरीज कलेक्टेड टिल कहाँ पर, करंट रो C1 बाई रोबोट 1 प्लस करंट रो C2 बाई रोबोट 2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो पहला रो का तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है कि पहले रो में, 0th रो में जो रोबोट 1 है वो 0th रो कॉलम में खड़ा है, और जो रोबोट 2 है वो n-1th कॉलम में खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ग्रिड ऑफ 0,0 में जो भी चेरीज़ के वैल्यू हैं उसमें ऐड कर देंगे ग्रिड ऑफ 0th रो कॉलम n-1 है। लेकिन हाँ, हमें ध्यान देना चाहिए था कि n जो है अगर वो 1 के बराबर है, अगर एक ही कॉलम है तो मतलब रोबोट 1 रोबोट 2 दोनों सेम सेल में खड़े हुए हैं, है ना। तो उस केस में अगर 1 के बराबर है तो सिर्फ एक बार ऐड करो, ग्रिड ऑफ 0,0 को ही ऐड करो, और अगर ऐसा नहीं है तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये रहा, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब अपना सिंपल फॉर लूप पर आते हैं। इंट रो इज इक्वल टू 1, रो इज लेस देन m रो प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर इंट कॉलम 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉलम 1 रोबोट 1 का लेफ्ट मोस्ट कॉलम 0 है ना, जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वो, ठीक है। उससे लेफ्ट तो वो जा नहीं सकता, 0 से लेफ्ट कभी भी जा पाएगा क्योंकि वो नेगेटिव इंडेक्स है, वहाँ से लेफ्ट वो जा ही नहीं पाएगा, तो लेफ्ट मोस्ट ये नहीं जा सकता है, ठीक है। और वो राइट मोस्ट कितना जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि C1 इज लेस देन इक्वल टू, याद करो मैंने बोला था जितना रो का वैल्यू उतना ही जा सकता है, लेकिन मैंने मिनिमम ऑफ n-1 किया था ताकि आउट ऑफ बाउंड से बच सके हम लोग। ये भी आपको समझ में आ गया था, C1 प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं बाकी में, फॉर इंट C2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, देखो याद करो मैंने बताया था पहले, तो ये आपको बताया था कि n माइनस रो -1 होता, लेकिन सिंस ये आउट ऑफ बाउंड हो सकता तो मैंने मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा ये कर दिया था, ठीक है। C2 इज लेस देन n C2 प्लस प्लस, ये भी क्लियर हो चुका है आपको। तो ये 3 फॉर लूप तो आपको समझ में आ गया था ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था कि करंट सेल में पहुंचने के लिए 9 पॉसिबिलिटी है ना, मतलब जस्ट ऊपर सेल से पहुंचने के लिए 9 पॉसिबिलिटी है। तो मैं प्रीवियस रो का मैक्स निकाल लूँगा, ठीक है। और सारे पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ ऊपर से। प्रीवियस कॉल है ना, क्या हो सकता है, अभी करंटली C1 पे खड़ा है तो प्रीवियसली C1-1 से आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस कॉल लेस देन इक्वल टू C1 प्लस 1 से आ सकता है ऊपर में, है ना, इतने ही तक आ सकता है, प्रीवियस कॉल प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो और इसके बाद एक और चीज़ क्या बताया था कि जो दूसरा वाला रोबोट है, फॉर इंट प्रीवियस, इसका प्रीवियस कॉल 1 कर देते हैं क्योंकि पहले रोबोट का है ये, और यहाँ पर प्रीवियस कॉल 2 कर देते हैं, ठीक है। ये C2-1 से आएगा, प्रीवियस कॉल 2 लेस देन इक्वल टू C2 प्लस 1 तक जाएगा, से आ सकता है प्रीवियस कॉल 2 प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ कि करंट C1 और C2 पर कैसे कैसे आया जा सकता था। C1-1 से आ सकता था रोबोट 1 जो है, या तो C1 से आ सकता था, या तो C1 प्लस 1 से आ सकता था नीचे। फिर ये प्रीवियस रो का मैं देख रहा हूँ, है ना।
और सिमिलरली C2 के लिए भी देखो यही है, C2-1 से लेकर C2+1 से किसी से भी वो आ सकता था। और हाँ, यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड से बचने के लिए मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर नेगेटिव जा रहा है तो मैक्स कर लगा दो 0 से, ठीक है, और अगर ज़्यादा जा रहा है वैल्यू तो मिनिमम लगा दो, लास्ट जो वैल्यू हो सकती है, इंडेक्स -1 हो सकता है कॉलम का लास्ट, तो n-1 डाल दो। सिमिलरली यहाँ पर भी मिनिमम ऑफ n-1, C2+1, और यहाँ पर मैक्स ऑफ 0, C2-1। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब बस हमें कुछ नहीं करना, प्रीवियस रो में जो भी मैक्स वैल्यू थी उसको अपडेट करते रहना, मैक्सिमम प्रीवियस रो। अब देखो ध्यान देना, प्रीवियस रो में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, T ऑफ रो-1, ठीक है, प्रीवियस कॉल 1, प्रीवियस कॉल 2, एज सिंपल एज दैट। यही चीज़ हमें सीखनी थी, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने चेक बताया था कि अब मुझे किसका भरना है आंसर, मुझे भरना है T ऑफ रो C1, C2 का आंसर भरना था। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि C1 अगर C2 के बराबर है ना, तो मैं सिर्फ T ऑफ रो, सॉरी, मुझे इसका आंसर में बस क्या ऐड करूँगा, ये देखो ध्यान दो, इज इक्वल टू जो भी प्रीवियस रो मैक्स तो था ही, प्लस करंट में सिर्फ एक ही सेल को ऐड करूँगा, रो C1 को, या तो रो C2 को। और अगर दोनों कॉलम बराबर है, मतलब दोनों सेम सेल में खड़े हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं दोनों के सेल को ऐड करूँगा, रो C1 को भी, ग्रिड ऑफ रो C2 को भी, उसकी वैल्यू को भी, चेरी को भी ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद जैसे ही मैं इस फॉर लूप से बाहर निकलूँगा, है ना, ये फॉर लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, ये इधर स्टार्ट हुआ, ये इधर स्टार्ट हुआ, ये इधर, ये इधर, ये इसका फॉर लूप है, ये इसका फॉर लूप है, और फाइनल फॉर लूप ये है। तो जैसे ही बाहर निकलूँगा मैं रिजल्ट यहाँ निकाल लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, लास्ट वाला कौन सा है डायमेंशन m-1, ये तो फिक्स है, ये लास्ट रो है मेरा, और कॉलम C i, J, है ना, लास्ट वाले से जो जो मैक्सिमम आया उसमें से मैक्सिमम निकाल लो, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था मिनिमम फॉलिंग पाथ सम ज़रूर से देख लेना, वहाँ से आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, तो उधर से वो दिमाग लगा के हमने यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सबमिट करते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद आते हैं थर्ड अप्रोच पर, जिसमें हम इसको 3D DP array से नहीं बनाएंगे, 2D DP array से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर 3D DP array लिया ना, 2D DP array से भी हो जाएगा। अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, जब भी आपको प्रीवियस रो का आंसर निकालना होता था तो देख रहे हो जस्ट प्रीवियस रो पर डिपेंड कर रहा है वैल्यू। करंट रो का निकालने के लिए ये देखो T रो C1 C2 का आंसर निकालने के लिए बस प्रीवियस रो की ज़रूरत है, उससे पहले किसी रो की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ना मैं एक सिंपल सा 1D अरे ले लूँ, उसमें प्रीवियस रो का वैल्यू स्टोर कर दूँ। ठीक है, उसका यूज़ करके करंट रो का निकाल दूँ। ठीक है, और जब आगे रो में जाऊँ तो प्रीवियस इस करंट रो को बना दूँ, और आपने 1000 बार कर रखा होगा ऐसा, वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो थर्ड अप्रोच इधर से ही आप समझ में आ जाएगा आपको। जब भी आपको ऐसा दिखे ना अपने कोड में, देखो ध्यान दो, ये आपको करंट रो का ये आपको करंट का निकालना था ना, ये है मेरा करंट स्टेट, रो नहीं बोलना चाहिए, करंट स्टेट है मेरा ये, मतलब रो C1 C2। इसका आंसर देख रहे हो कैसे निकाल रहे थे, प्रीवियस वाले स्टेट से, प्रीवियस स्टेट मतलब रो-1, है ना, बाकी प्रीवियस कॉलम 1 कॉलम 2 तो चेंज हो रहा है, लेकिन रो-1 तो बहुत इजी निकल जाएगा आराम से ना। अगर ये रो है तो रो-1 0 है, मतलब जस्ट प्रीवियस स्टेट की मुझे जानकारी चाहिए, जस्ट प्रीवियस स्टेट की। ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा आप प्रीवियस स्टेट को स्टोर करने के लिए एक अलग से ले सकते हो अपना डेटा स्ट्रक्चर। मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि 71 3 डायमेंशन का लिया ना, अब 2 डायमेंशन का ही ले लो सिर्फ। ठीक है, इस सब को हटाते हैं, 2 डायमेंशन का ही सिर्फ ले लो। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं, प्रेव रख देते हैं, है ना। और अभी जब यहाँ पर मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पर करंट स्टेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करंट वेक्टर ले लेता हूँ, करंट वेक्टर ले लिया, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब देखो ध्यान दो, जब मुझे प्रीवियस का निकालना ना, यहाँ पर देखो T रो-1 करना पड़ रहा है, तो कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ प्रीवियस यूज़ कर लूँगा कि भाई प्रीवियस का तुम प्रेव कॉलम 1 और प्रेव कॉलम 2 से आंसर निकाल लेना, दैट्स इट। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये करंट रो का मैं निकाल रहा हूँ, करंट, देखो मैंने करंट जो डिफाइन किया है,
ये करंट का मुझे निकालना है, तो देखो 2 डायमेंशन का ये भी नहीं है, ये भी 3 डायमेंशन का नहीं, ये भी 2 ही डायमेंशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कर दिया मैंने, करंट C1 C2, करंट C1 C2, और प्रीवियस में देखो ये भी 2 डायमेंशन का ही है सिर्फ, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 2 डायमेंशन था हमारा, 3 डायमेंशन था, बस यहाँ पर 3rd डायमेंशन को हटा दो यहाँ से, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, जब ये करंट स्टेट निकल जाए तो नेक्स्ट स्टेट के लिए ये प्रीवियस स्टेट बन जाना चाहिए, है ना। मतलब ये जब फॉर लूप ख़त्म हो, डबल फॉर लूप, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो मेरा प्रीवियस है वो करंट स्टेट के बराबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था और अपने ऐसे अपने ऑप्टिमाइजेशन कई बार किए होंगे अपने टाइम में, ठीक है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर डायरेक्टली आप असाइन नहीं कर सकते इस टाइप के डिफिनेशन को, है ना। इस तरह का जो आप अरे डिफाइन करते हो ना ऐसे ऐसे, इसको आप डायरेक्टली ऐसे असाइन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, मैं वेक्टर ले लेता हूँ, इसको वेक्टर में ईजिली असाइन हो जाता है, ठीक है। या तो आप फॉर लूप लिख के असाइन कर दो, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, टी, इसका साइज़ 71 है, वेक्टर ऑफ इंट 71 है, सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 कर दी मैंने, ठीक है। इसका नाम प्रेव दे दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है करंट वाला, उसको भी ऐसे ही डिफाइन कर देंगे, है ना, करंट, है ना। अब मुझे लग रहा है ये अब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो, ऑब्वियस से बात है ना, आपको देखो यहाँ पर भी तो आपको ये चेंज करना चाहिए था ना, ये देखो 3 डायमेंशन का ले रहे हो आप, ठीक है। तो इसको बना दो प्रीवियस और इसको 2 डायमेंशन का कर दो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और हाँ, यहाँ पर लास्ट में भी टी हमने यूज़ कर लिया, इसको आपको प्रेव लेना चाहिए था, ठीक है। तो देखो रन करो, पास हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कई क्वेश्चन है बॉटम अप के, जिसमें करंट स्टेट का आंसर निकालने के लिए जस्ट प्रीवियस स्टेट का आंसर चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, करंट स्टेट का आंसर मतलब ये वाला, इसका आंसर निकालने के लिए जस्ट प्रीवियस स्टेट का आंसर चाहिए था, ρ-1 का। तो ρ-1 का मैंने बस क्या किया, इसमें स्टोर कर लिया 2D अरे में, ठीक है। 2D अरे में स्टोर कर लिया, फिर करंट से उसको असाइन करते चले गए, है ना। करंट निकाला, अब वो नेक्स्ट रो के लिए ये प्रीवियस बन जाएगा जो अभी करंट निकला था, एंड सो ऑन, उसको अपडेट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर से इंश्योर करना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले ये सोचो, सबसे बेसिक सोल्यूशन सबसे पहले सोचो। सबसे बेसिक सोल्यूशन हमारा क्या था, रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में तो वो आ ही जाता है कि भाई 3 ऑप्शन है ना, तीनों जगह फॉर लूप मार के एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, उसके बाद बॉटम अप पर आओ, ठीक है। और इसका बॉटम अप मैं क्यों बना पाया, क्योंकि मिनिमम फॉलिंग पाथ सब में जो लॉजिक लगा था सेम यहाँ पर भी लगा। तो वो वीडियो देखोगे तो बहुत हद तक रिलेटेड है दोनों, ठीक है। तो चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।